क्लास शुरू कर। तेरा कोई कोई कंसर्न या तेरी कोई प्रॉब्लम या जो किसी बात से एग्री नहीं है, तो मुझे बता दे, मैं उसको उसके मुताबिक सोचूंगा। तुझे बात समझ आ गई है या तेरा कोई रेजर्वेशन है इस बारे से, तो मुझे बता दे। ठीक है। तूने ये जो बात की कि उसके लिए गलैदा बन रहा है, तो ये मेरे लिए जरूर है वाली बात है।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर है दोस्त? डिस्प्ले भी आ रहा है? तो मुझे दिखाएं कैसा डिस्प्ले आ रहा है। हम्म। अब देखिए जरा, दूसरी तरफ गया है, तस्वीर के दूसरी तरफ चला गया। साइड चेंज हुई है कि मेरा व्यू वहीं पे ही है? बात तो ये कि ये रिकॉर्ड की जहाँ जो रिकॉर्ड हो रहा है वहां पर कहाँ पर हो रहा है, इसको देखना चाहिए। ठीक है, कि रिकॉर्डिंग में ये इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। लो सर जी, मेरे साथ ईमान मौजूद हैं, सबूर हैं, उमर हैं, अली हैं। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से कुछ पूछना है पूछे, और मुझे बताएं कि आप लोगों ने टेस्ट दिया और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, ताकि मैं अपना आज का काम शुरू करूं। ईमान ने कह दिया क्लियर है। अच्छा जी। मुझे एक गिलास पानी देते हैं सर? पीछे से आके दे दीजिएगा ताकि मैं। सर जी, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, चैप्टर नंबर 3। सर जी, ये एक पूरा सब्जेक्ट है। ये एक पूरा सब्जेक्ट है, डाटा को डीपली एनालाइज करना, डाटा से ट्रेंड्स निकालना, डाटा को समझना, डाटा को अंडरस्टैंड करना। मैं आपके साथ अभी ये टॉपिक नहीं शुरू कर रहा, मैं आपको इसकी सेंस देने लगा हूं कि ये टॉपिक क्या है। सर जी, पीआरसी में 1500 बच्चा इस बार पास हुआ है, और उस बेस पर हम अपने तौर पे सीएमएडीजी के कोर्स को अपडेट कर रहे हैं कि यार ये वाला 1500 बच्चा अब फौरी तौर पे कैफ में आएगा, और हम उसे अपना कोर्स ऑफर कर देंगे, और हमारा पैकेज भी बड़ा ज़बरदस्त है, और हम बहुत सब्सिडाइज रेट पर जो है ना वो बच्चों को लेके चल रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है? डेटा की बेस, डेटा को देखना, डेटा को एनालाइज करना, और उस बेस पर डिसीजन करना। इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट डेटा को एनालाइज करना, उससे नतीजा निकालना, और उस बेस पर डिसीजन करना। तो डेटा को एनालाइज करना इज डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा को एनालाइज आपने करना है, डेटा के अंदर हिडन ट्रेंड्स को देखना, पैटर्न्स को देखना, और उस इनसाइट की बेस पर एक डिसीजन मेकिंग करना। सर जी, आप मुझे बताएं कि पीआरसी का बच्चा आम तौर पे FR1 लाजमी लेता है, टैक्स लेता है, डीएसआर लेता है, कुछ बच्चे चौथा पेपर बीएलडी भी उठाते हैं। यानी गेम इन 4 पेपर्स की ही है। आप इस ट्रेंड को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और ओवर द पीरियड देखा है कि यार बीएलडी लोग अगले 10 में ले रहे थे, पहले 3 में ये पहले 3 पेपर लेते हैं, क्या 1 2 3? यस। इसका मतलब है कि आपने ट्रेंड को अंडरस्टैंड किया है। जबकि आई कैप की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैप ने तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की रिस्ट्रिक्शन ही बिल्कुल खत्म कर दी है। जिसका मतलब ये है कि आप पहले दिन जो है वो आप बीआईए भी रख सकते हैं। अब बीआईए जो है वो कैफ 7 है जाके, लेकिन आपके पास ऑप्शन आ जाए, ग्रुप ए ग्रुप बी की रिस्ट्रिक्शन खत्म है। बट आप
ट्रेंड्स को देखते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं, उस बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि यार हमने मार्केटिंग करनी है, जब पीआरसी के बच्चे को मैसेजेस भेजने हैं तो वो कौन सा मैसेज होगा। ग्रुप ए, जो पहले ग्रुप ए था, पहले 3-4 पेपर्स का होगा, या ऑडिट का, बीआईए का, या FR2 का होगा। अब आपने ट्रेंड देखे, अब आपको नॉलेज है, अब आपको सेंस है, आपको पता है यार FR2 बाद में है, FR1 पहले है, बीआईए बाद में है, कॉस्ट पहले है, तो मुझे इन पेपर्स को मार्केट करना है, इन पेपर्स को एडवर्टाइज करना है, इन पेपर्स को बेचना है। तो सर ये वाली चीजें आ रही। मैं एक सुपर मार्केट की एग्जांपल देता हूँ सर जी, ये एग्जांपल्स आपने बड़ी ध्यान से समझनी है, इन्हीं से ही केस स्टडी बनती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। सुपर मार्केट की एग्जांपल ले लीजिए। अब सुपर मार्केट में क्या होता है, लोग ट्रेंड्स देखते हैं। मैं पिछले दिनों क्या कहते हैं, एक सुपरमार्केट में गया, लेट से इम्तियाज में गया हुआ, तो मैंने देखा जहां पर सारी सब्जियां पड़ी हुई थी ना, उसके साथ ही एक ट्रे था जहां पर छुरियां बिक रही थी। अब आप सोचें कि छुरी के लिए तो वो सारी जो जगह है वो उन्होंने अलहदा बनाई हुई है जहां पर बर्तन बिकते हैं, लेकिन ये कनेक्टेड चीज है, और ट्रेंड ये बताता है कि जो लोग सब्जियां लेते हैं उसके साथ वो छुरी भी ले लेते हैं। सर जी, जहां पर चाय और कॉफी है उसके साथ ही खुश दूध भी है, जहां पर पैम्पर्स हैं उसके साथ ही वाइप्स भी हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और डेटा एनालिटिक्स refers to the process of examining data set to uncover trends, patterns and insights that can inform decision making। आप ट्रेंड्स को अनकवर करेंगे, पैटर्न्स को करेंगे, और एंड इंसाइट्स दैट कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। तो डेटा एनालिसिस उस डेटा को समझना, उसके अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को देखना, ट्रेंड्स को देखना, ताकि डिसीजन मेकिंग में वो इस्तेमाल हो सके। सर, जब KFC वाले सोचते हैं कि हमको बंडल ऑफर देते हैं, तो आप कभी गौर करें, वो अपनी हॉट सेलिंग आइटम्स के साथ साथ कुछ ऐसी आइटम जो कि बहुत ज्यादा सेल नहीं होती उसको भी इनकॉर्पोरेट कर कर फिर उसको बेचते हैं। कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई ऐसी आइटम होती है, मिसाल के तौर पे पेप्सी वालों की पेप्सी बिकती है, 7 अप बिकती है, लेकिन मिरिंडा नहीं बिकती। लेकिन जब पेप्सी वाले जब कोई स्पेशल ऑफर लगाते हैं तो वो कहते हैं पेप्सी, 7 अप और मिरिंडा तीनों खरीदेंगे तो इसकी कीमत 20% कम कर देंगे। सर ये वो ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, यार पेप्सी और 7 अप तो बिक रही है, मिरिंडा नहीं बिक रही, और वो एक पैकेज बना के तीनों बेच देते हैं। सर डेटा को एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, उस बेस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर जरा डेटा साइकिल में स्टेजेस कौन कौन सी हैं। डेटा साइकिल में सबसे पहले आ गई डेटा कलेक्शन। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, डेटा कलेक्शन। गैदरिंग द नेसेसरी डेटा, नेसेसरी डाटा को कलेक्ट करना मल्टीपल सोर्सेस से, डेटाबेसेस से। अब डेटा साइकिल की जब बात करते हैं तो उसमें 7 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है डेटा को कलेक्ट करना। सबसे पहला काम तो ये है कि डेटा को कलेक्ट किया जाए। अब डेटा को कलेक्ट आपने कैसे करना है। द फर्स्ट स्टेप इन द डेटा एनालिसिस साइकिल इन्वॉल्व गैदरिंग द नेसेसरी डेटा। This can come from multiple sources such as databases, surveys, sensors.
और वेब स्क्रैपिंग। ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आप। डाटा कहाँ से कलेक्ट होना है? सर डाटा बेसिस से। CMADG की डाटा बेसिस में सारे स्टूडेंट्स का जब आप एडमिशन देते हो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सेव है। सर्वे से, सेंसर से, वेब स्क्रैपिंग से। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? वेबसाइट से डाटा को कलेक्ट करना। वेबसाइट से डाटा को कलेक्ट करना, इसको वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। सेंसर से, सर्वे से और डेटाबेस से डाटा को कलेक्ट करना। इट्स important to ensure that the data is relevant, accurate and comprehensive। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डाटा को रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मकसद है डिसीजन मेकिंग जिस चीज के बारे में की जा रही है, डिसीजन मेकिंग जिस चीज के बारे में की जा रही है। डिसीजन मेकिंग जिस चीज के बारे में की जा रही है उससे रेलिवेंट, उसका मुतलका डाटा होना चाहिए। रेलिवेंट डाटा होना चाहिए। और रेलिवेंस को मैंने लास्ट लेक्चर में जब मैं चैप्टर 1 का दे रहा था मैं तब भी पढ़ाया था कि भाई रेलिवेंट का मतलब ही होता है कि आपने सर अली इमरान से DSR की क्लासेस पढ़नी है तो सर यूट्यूब पर जो सर अली इमरान के DSR के लेक्चर हैं आपको वो देखने चाहिए। द डाटा कलेक्टेड कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ये जो डाटा कलेक्ट होता है ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो भैया डाटा को कलेक्ट करना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है डाटा को क्लीन किया जाए। क्लीन का मतलब है डाटा को काबिल इस्तेमाल बजाय बनाया जाए। वंस द डाटा इज कलेक्टेड इट नीड्स डाटा क्लींजिंग और डाटा स्क्रबिंग। एक बार जब डाटा कलेक्ट हो गया तो डाटा को क्या करना है? डाटा को क्लीन करना है, डाटा को स्क्रब करना है। स्क्रबिंग पता क्या होता है? आप सैलून में जाएं तो वो उनके पास एक क्रीम होती है आपके चेहरे पर लगाने के लिए जो आपके चेहरे में, आपकी स्किन में जो डर्ट पार्टिकल होते हैं ना उसको वो बाहर निकाल देती है। उसको स्क्रब कहते हैं। ये स्क्रबिंग वहीं से ही आया है। सर डाटा के अंदर ना बाज़ोकात कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जरूरत नहीं होती जिसकी, उसको काट झांट की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए मंथली डाटा की, लेकिन जब आप कहते हैं फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस तो आपके पास इंफॉर्मेशन मंथली नहीं आ रही, वीकली आ रही है। तो आप उसको वीकली इंफॉर्मेशन के 4 वीक्स को क्लब करके एक मंथ बना देते हैं और मंथली डाटा की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सर वंस द डाटा इज कलेक्टेड इसको क्लीन करना है, इसको स्क्रब करना है। यानी इसमें से इररेलेवेंट डाटा को निकाल देना है। पहली बात है गैर जरूरी डाटा को निकाल दें। दूसरे नंबर पे जो डाटा इनकंसिस्टेंट है, जो डाटा इनकंसिस्टेंट है यानी बाकी सारा डाटा मंथली में और एंटरटेनमेंट का डाटा वीकली है तो इसको क्या करेंगे? ये इनकंसिस्टेंट डाटा को क्या करेंगे? अगर डाटा इनकंसिस्टेंट है तो उसे क्या कर देंगे? इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव कर दें। हैंडलिंग मिसिंग डाटा एंड करेक्टिंग एरर्स टू एंश्योर एक्यूरेसी।
मिसिंग डाटा को, दिस स्टेज इन्वॉल्व रिमूविंग इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसीज का मतलब है कि भाई आप मंथली डाटा और कुछ वीकली, तो आप इस सारे को मंथली में ले जाओ, ताकि इनकंसिस्टेंसी ना हो, यानी कुछ डाटा मंथ में और कुछ वीक में। अच्छा, आपने अक्सर नोट किया होगा डेट, बाजों का डेट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि पहले डे आता है, फिर मंथ आता है, और फिर ईयर आता है। और अगर बाजों का फॉर्मेट ऐसा होता है कि पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, और फिर ईयर आता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये है इनकंसिस्टेंसी। वो कहता है जी 2 जनवरी को मैं पैदा हुआ, आप कहते हैं 2 जनवरी, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट तब्दील होगा तो फिर आप 1 2 कह रहे होंगे, यानी ये मंथ होगा ये होगा, तो दोनों में इनकंसिस्टेंसी आ गई। डेटा को जब काबिल इस्तेमाल बना रहे होते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि डेटा में इस तरह की कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक तरफ तो बताया गैर जरूरी डाटा। अच्छा, एक तीसरी एग्जांपल और दे दूं इनकंसिस्टेंसी की। बाज़ आप बाज़ आपको डाटा, आप ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और कुछ जगहों पर आपके पास टोटल कॉस्ट नहीं आ रही होती, बल्कि पर यूनिट कॉस्ट आ रही होती है। तो भाई फिर आपने जब टोटल कॉस्ट के हिसाब से टोटलिटी में कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको सारे एक्सपेंस टोटल में चाहिए होते हैं। फिर कुछ पर यूनिट और कुछ टोटल ऐसे नहीं, ये तो सारा पर यूनिट हो जाए, ये सारा टोटल हो जाए, यह सारा पर यूनिट हो जाए, यह सारा टोटल हो जाए। सर जी, ये डिस्कशन थी हमारी इसके हवाले से, डाटा क्लीनिंग के हवाले से। अच्छा जी, अगर आपने कहा है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस बताओ, और उसने आपको 11 महीनों 11 बिल दे दिए, और उसने कहा जी ये इस बार का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो आप फौरन कहेंगे भाईजान इस साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 11 कैसे हो सकता है, ये तो 12 बिल होने चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आए? इसका मतलब है कि कुछ डाटा मिसिंग है, उसको पूरा किया जाए। यस। अगर वो आपको 13 दे दे तो भी आप कहेंगे भाईजान मैं साल में 12 होते हैं महीने, तो 12 बिल्स होने चाहिए। तो डेटा जब आपके पास आता है तो आपने इस चीज को इंश्योर करना होता है कि डेटा में, आप डेटा को एनालाइज करने लगे हैं तो एक बार रुक जाएं और देखें कि उससे इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव कर लें, मिसिंग डेटा को हैंडल किया जाए, और एरर्स को करेक्ट किया जाए। Data cleaning is crucial as small mistake or inconsistencies can affect the outcome of एनालिसिस। सर जी, डेटा क्लीनिंग बहुत क्रूशियल है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से, डेटा क्लीनिंग क्रूशियल है क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका पूरा एनालिसिस ही गलत हो जाता है, आपका पूरा एनालिसिस ही गलत हो जाता है सर। तो भाई, data cleaning. It includes tasks like removing duplicates, filling in missing values, normalizing data format, and correcting data entry error. सर जी, टास्क लाइक रिमूविंग डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, कोई 2 आ गए हैं तो उसे रिमूव किया जाए गलती से, मिसिंग वैल्यूज को पूरा करना, डेटा फॉर्मेट को यकसा करना, एक जैसा करना, मैंने अभी आपको डेट का फॉर्मेट बताया है, करेक्टिंग डेटा एंट्री एरर्स, डेटा एंट्री के एरर्स को करेक्ट करना।
डाटा एंट्री के एरर्स को करेक्ट करना। सर, ये डाटा क्लीनिंग है। डाटा कलेक्टिंग में तो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और डाटा क्लीनिंग में जो है वो डाटा को, ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे सबसे पहला स्टेप होता है कि चावलों की बोरी में से चावल निकाल लेना। फिर उसके बाद आप उसको भी पकाने से पहले क्या करते हैं, उसमें से काट छांट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो गैर जरूरी हैं उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। तो डाटा क्लीनिंग वो स्टेप है जो कि डाटा को क्लीन करता है। उसको इस्तेमाल करने से एक स्टेप पीछे जो क्लीनिंग होती है, कांट जांट होती है, उसे डाटा क्लीनिंग बोलते हैं। सर जी, एक बार डाटा कलेक्शन और डाटा क्लीनिंग पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर जी, एक स्टूडेंट ने पूछा कि बुक पब्लिश होके कब तक आ जाएगी, तो आपको बताता चलूंगे। मैंने पिछली बार दे दी हुई है पब्लिशर को किताब। अब उन्होंने ही मुझसे इस वीक का वादा किया, तो उम्मीद है इस वीक में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लेआउट पर जाएं। जी मुझे बताइएगा, आप आवाज़ क्लियर है? एक ना वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि इसको बाद में देख लें, पहले आप लोगों को आगे ले चलें। सर जी, डाटा क्लीनिंग की बात हम कर रहे थे। डाटा क्लीनिंग आप लोगों ने कहा कि समझ आ गई, मैंने वो बताया। फिर उसके बाद आपने कहा कि क्या कहते हैं, बुक की बात की, मैंने वो बता दी। अब मैं आगे चल रहा हूँ, और अब चल रहा हूँ आगे डाटा एक्सप्लोरेशन की तरफ। अब आप डाटा को एक्सप्लोर करने लगे हैं। डाटा को एक्सप्लोर करने का क्या मतलब होता है? अब आप डाटा को, डाटा के अंदर घुसने लगे हैं। डाटा में क्या क्या पड़ा हुआ है उसको देखने लगे हैं। डाटा की समरीज बनाने लगे हैं, डाटा के ग्राफ बनाने लगे हैं,
डेटा में क्या है उसको देखने लगे हैं सर जी। दिस इज डेटा एक्सप्लोरेशन। सर डेटा के ग्राफ बन जाते हैं, डेटा की समरी, डेटा की, ये देखिए अब ये ग्राफ बन गए, ये बार चार्ट बन गया। ये बेसिकली समरी स्टैट्स और विजुअलाइजेशन है एंड रिपोर्ट्स टू गेट अ फील फॉर द डेटा। टेक्निक्स लाइक plotting distributions, correlation matrices and scatter plot। प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन मैट्रिसेस एंड स्कैटर प्लॉट, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं। इसको हमने आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है जरा। प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर, जरा देखिएगा। ये सर प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है सर, इस तरह से प्लॉट किया जाता है। हाउ द डाटा इज स्प्रेड आउट, आर वैल्यू के अगेंस्ट डाटा इस पे किस तरह आता है, वैल्यू कैसे प्रेजेंट होती है प्लॉट पर, उसकी उसने बात की है। कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक ये है कि किसी एक वेरिएबल के तब्दील होने से दूसरे वेरिएबल पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है, इसको देखना। ये कोरिलेशन होता है। पिच की वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है। तीसरा नंबर स्कैटर प्लॉट। अच्छा, प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यार 1 मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई है। प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन असल में ये है और स्केटर प्लॉटिंग ये है। दो वे वेट लॉस और आवर्स वर्कड, इसके दरमियान में रिलेशनशिप को ये ग्राफ के डॉट से शो किया जाता है। A table that shows how strongly different variables are related to each other। डिफरेंट वेरिएबल्स एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड हैं, ये कोरिलेशन। हाउ स्ट्रांगली डिफरेंट वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स। स्कैटर प्लॉट क्या है, द ग्राफ विद डॉट्स, ये स्कैटर प्लॉट है, दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है। और प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, शोइंग हाउ डाटा इज स्प्रेड आउट एंड हाउ ऑफन ईच वैल्यू अपीयर्स। स्कैटर प्लॉट है, कोरिलेशन मैट्रिक्स है और प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तीनों काम जो मैंने आपको बताए, ये कहाँ पर हो रहे हैं सर, ये डाटा एक्सप्लोरेशन में हो रहे हैं। डाटा एक्सप्लोरेशन में असल में आप डाटा को एक्सप्लोर कर रहे हो और एक तरफ तो आप इसकी समरी बना सकते हो, दूसरी तरफ आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ये जो प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोरिलेशन मैट्रिक्स और स्कैटर प्लॉट है, बेसिकली ये आप विजुअलाइजेशन ही कर रहे हो ताकि पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, एनॉमलीज को आइडेंटिफाई करो, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करो। सर जी, जब आप डाटा को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आप डाटा में यही चीजें देखते हैं कि क्या चीज है। मिसाल के तौर पे आप बेसिकली ये देख रहे थे सर जी, एक बंदा हर रोज 9 बजे दफ्तर आता है और 5 बजे दफ्तर से जाता है। ये उसकी रूटीन है।
अब होता यह है कि एक दिन वो, एक महीने में एक दिन वो क्या करता है, 2 बजे दफ्तर आता है और 7 बजे दफ्तर जाता है। ये नॉर्मली है, ये अनयूजुअल है, ये इस तरह हाईलाइट हो जाता है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, या कोरिलेशन बनाते हैं, तो ये वाली चीज क्या हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है इसमें। टेक्निक्स जैसे कि प्लॉटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन मैट्रिसेस एंड स्कैटर प्लॉट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, anomalies and relationship between variables. Plotting distribution, correlation matrices, scatter plots are used to identify patterns, anomalies and relationship between variables. जी सर, पैटर्न भी पता चल जाता है आपको, अनयूजुअल भी पता चल जाता है और रिलेशन भी पता चल जाता है। ये बेसिकली ये चीजें फिर हम ग्राफिकली प्रेजेंट हो जाती हैं। अच्छा जी। द गोल ऑफ डाटा एक्सप्लोरेशन इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड डिटेल ऑफ डाटा सेट। मकसद, गोल ऑफ डाटा एक्सप्लोरेशन क्या है, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, डाटा सेट की डिटेल्स को देखना। मूविंग ऑन टू मोर एडवांस्ड एनालिसिस। सर, डाटा एक्सप्लोरेशन में 1 2 3 4 ये 4 चीजें। जल्दी से इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। एनॉमली मैंने अहमद बड़ी डिटेल में बताया। एनॉमली कहते हैं अनयूजुअल चीज को। अब ये जो लास्ट क्लास हमने की है रात 8:30 बजे, दैट वाज एन एनॉमली। हमारी क्लास आप देख लो पिछले पूरे वीक में अपने टाइम पे 1:30 से 1:30 से 2:30 हुई है, लेकिन लास्ट क्लास जब हमने फ्राइडे को एक्सीडेंट की वजह से लेट की है, तो वो एक एनॉमली थी। इसको एनॉमली बोलते हैं। सर जी, मुझे ज़रा यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ और एक बार आपका फीडबैक लेकर मैं आगे चलूँगा। मुझे बताइए कि आपको अच्छे से समझ आ गया, यस और नो। अगर अच्छे से समझ आया है तो सिंगल यस, अगर बेहतरीन समझ आ गया है तो डबल यस, और अगर नहीं अच्छे से समझ आया तो एन लिख दीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे चलूँगा। जी सर, अब आगे चलो। After understanding the data, the next step is to build models. डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, आपने मॉडल्स को बिल्ड करना। डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव, डेटा मॉडलिंग में इंक्लूड रिग्रेशन एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और टाइम सीरीज फोरकास्ट। डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद अगला स्टेप है मॉडल्स को बिल्ड करना। असल में रिलेशंस आइडेंटिफाई करना और फिर मॉडल्स बिल्ड करना। यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी।
एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम होगी या नहीं, कम होगी तो कितनी होगी, कितनी, एक्स वेरिएबल कम होने से वाई कितना कम होगा और एक्स वेरिएबल के बढ़ने से वाई कितना बढ़ेगा, इसके बारे में प्रॉपर मॉडलिंग करना, प्रॉपर अंडरस्टैंड करना। जी, इसको एक बार पढ़ लीजिए। जी सर जी। अब अगला स्टेप है इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन। इंटरप्रेट करना और इंसाइट को जनरेट करना। एक बार जब मॉडल बिल्ट हो जाता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप होता यही है कि नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। सर जी, इसको मैं आसान अल्फाज में कहता हूं, नतीजा निकालना, नतीजा निकालना। नतीजा निकालना। एक बार जब आपने एक मॉडल बिल्ड कर दिया, पता चल गया एक्स के बढ़ने से वाई कितना बढ़ना है और एक्स के कम होने से वाई कितना कम होना है, लेट से, तो अगला स्टेप ये है कि अब आप इस मॉडल बिल्ड करने के बाद अगला स्टेप है कि आप कुछ नतीजे निकाल लें कि आप एक्चुअल में व्हाट शुड बी द स्टेप डन, क्या करना क्या चाहिए अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। इनसाइट क्या है? एनालिस्ट जो एंड होता है ना, वो डिटरमिन करता है व्हाट द रिजल्ट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग। दिस फेज इन्वॉल्व ट्रांसलेटिंग रॉ नंबर्स इनटू डाटा इनटू एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट। एनालिस्ट ने डिटरमिन करना होता है कि रिजल्ट से क्या मुराद। This phase involves translating raw material and data into actionable business insight. The goal is to derive meaningful conclusions that can inform decision making. Insight may lead to further questions requiring additional analysis of cycle. Sir, basically इंटरप्रेट करें, नतीजा निकालें और एक निचोड़ निकाल लें कि अब आप अपनी गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन। इंसाइट हमें हासिल होती है जब मजीद डेटा को एनालाइज करके, जब हम कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और हम उसके आंसर लेते हैं, तो उससे हमें इंसाइट मिल जाती है। और सर उसके बाद अगला स्टेप आ गया जो है डिसीजन एंड एक्शन। अच्छा जी, एट वो असल में स्क्रीन आगे आ रही थी जिस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया उसको एडजस्ट करने में। डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। एट दिस स्टेज actionable steps are identified and recommended based on the result of the analysis। इस स्टेज पर actionable steps are identified and recommended based on the result of the analysis।
दिस may include adjusting business strategies, refining process or implementing new ideas. एक्शनेबल स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और रिकमेंडेशन पेश की जाती हैं एनालिसिस के रिजल्ट की बेस पर। एडजस्टिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज, रिफाइनिंग प्रोसेसेस और इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज। Decision makers rely on the insight provided by data to guide their next action। सर जी, एक तो आपने वो जो निचोड़ निकाला है उस बेस पर आपने फैसला कर देना है, और सिर्फ फैसला नहीं बल्कि एक्शन करना है, यानी फैसला करके किताब में नहीं रख देना बल्कि उसके मुताबिक आपने इम्प्लीमेंट कर देना, उसे परफॉर्म कर देना है। और जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कुछ चीजें तो एज पर प्लान हुई हैं और कुछ चीजें एज पर प्लान नहीं हो रही, और उसमें बाज़ औक़ात आपको प्रोसेस को रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, बिजनेस स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, या नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। और जब आपने एक्शन परफॉर्म कर दिया तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने क्या करना है, इम्पैक्ट देखना है, इम्पैक्ट मॉनिटर करना है। आप कॉन्टिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं आउटकम, ऑर्गेनाइजेशन कैन डिटरमिन वेदर द डिसीजंस वर इफेक्टिव, एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड if necessary, and the analysis can be repeated to refine the models and improve result। डिसीजन हो गए, एक्शंस ले लिए गए, इम्पैक्ट प्लान क्या था, एक्चुअल क्या हुआ उसको देखेंगे, कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे कितना टारगेट अचीव हुआ कितना नहीं हुआ, और फिर किस तरह से रिजल्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसकी बहस है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन तो एक कॉन्टिन्यूस आउटकम है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि आउटकम आपके पास आए और आप फिर इससे अपने आप को इम्प्रूव करें। सर जी, एक एग्जांपल है कॉम्प्रिहेंसिव, मैं वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ सीए के हवाले से कि भाई फॉर एग्जांपल हमने एक इशू देखा, हमने कहा कि स्टूडेंट टैक्स में क्यों फेल हो जाता है। डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, तो लेट से एसबीआई है या सीए मेड इजी कर लेते हैं, ये है, ये डेटा कलेक्ट करता है, अटेंडेंस के रिकॉर्ड हमने बच्चों के कलेक्ट किए, असाइनमेंट और टेस्ट रिकॉर्ड कलेक्ट किया, और लाइब्रेरी की यूजेज को देखा, कितने बच्चे लाइब्रेरी कितनी देर यूज करते हैं। डेटा को कलेक्ट कर लिया, डेटा को क्लीन किया। डेटा को क्लीन करने का मतलब है कि जब हम लाइब्रेरी की यूजेज देख रहे थे तो जाहिर बात है जिस मंथ में पेपर खत्म हो गए थे उस मंथ को तो हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए था, हमने उसको भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, हमने उसको क्लीन किया। असाइनमेंट्स और स्कोर देखा कि बच्चों की क्लास टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस थी, और ये देखा कि वो लाइब्रेरी कितनी यूज करते हैं। अच्छा, ये जब हमने काम कर लिए तो इससे अगला स्टेप ये था कि डाटा को क्लीन कैसे किया जाए। हमने मार्क्स थे, अच्छा एक में मार्क्स आए हुए 23, एक में मार्क्स आए हुए हैं 44, एक में मार्क्स आए हुए हैं 36। तो क्या हम ये मार्क्स एनालाइज करेंगे? नहीं सर, हमें चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना है। 30 में से 23 हैं, 50 में से 44 हैं, 40 में से 36 हैं। तो सर बजाय इसके कि हम इंडिविजुअली देखें, हम क्या करते हैं, हम परसेंटेजेस देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज मार्क्स इनटू परसेंटेज, परसेंटेजेस देख लेते हैं। डेटा एक्सप्लोरेशन, ये हमारा, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज करना, इसको कहते हैं डेटा क्लीनिंग करना। डेटा एक्सप्लोरेशन में हम अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो जो डेटा हमने हासिल किया था उसको एक्सप्लोर करने लग गए हैं। हम अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी में बैठने की रूटीन क्या है,
कितने बच्चे क्लास में जो पास हो रहे थे उतने आई कैप में अब कितने बच्चे क्लास में पास हो रहे थे, क्लास में जो अटेंडेंस पूरी है उनके टेस्ट का रिपोर्ट क्या है, और कितने बच्चे क्लास में जो पास हो रहे हैं उसकी आई कैप के रिजल्ट के साथ क्या इम्पैक्ट है, उनकी क्लास अटेंडेंस को टेस्ट के स्कोर से और टेस्ट के स्कोर को आई कैप के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा था। और एक रिग्रेशन मॉडल से एक निचोड़ निकाला। वो निचोड़ ये था कि जिन लोगों की अटेंडेंस कम थी उन लोगों का फेलियर रेट ज्यादा था, जिन लोगों की अटेंडेंस कम थी उन लोगों का फेलियर रेट ज्यादा था। लो टेस्ट scores लीड टू पुअर रिजल्ट्स। लो टेस्ट scores लीड टू पुअर रिजल्ट। सर जी, रिग्रेशन मॉडल में मैंने कंपैरिजन किया, अटेंडेंस रेट कम, फेल रेट ज्यादा। दूसरा, टेस्ट रिजल्ट्स कम, पुअर रिजल्ट्स ज्यादा। Regression model is a method to find relationship between variables. Interpretation and insight generation। अभी ये अगला स्टेप, एक निचोड़ निकाल। इंटरप्रिटेशन में तो आपने निचोड़ निकालना होता है, हमने एक निचोड़ निकाला कि यार अगर 60% लोग अटेंडेंस जो है ना, अगर आपकी स्टूडेंट की अटेंडेंस 60% से कम हो तो वो ज्यादातर फेल होते हैं। दूसरे नंबर पे हमने देखा, दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा, लाइब्रेरी। जिन लोगों की लाइब्रेरी की यूजेज ज्यादा है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें हमने इसकी देख ली, निचोड़ निकाल लिया, और फिर अगला स्टेप था डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग वाज ऑल अबाउट कि भाई अगर हमने एक डिसीजन लिया अपने बच्चों के लिए, हमने कहा जी आपके लिए कम से कम 70% अटेंडेंस होनी जरूरी है, और दूसरे नंबर पे कि रिवीजन क्लासेस वीक स्टूडेंट्स को दे दी जाएं ताकि वो बेहतर परफॉर्म करें। अल्टीमेटली ये हमारा एक्शन था। और फिर मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या किया था, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रेगुलरली ट्रैक किया, कॉन्टिन्यूस फीडबैक लिया फ्रॉम टीचर्स, और ऐड किए पास पेपर्स और मॉक डिस्कशन सेशंस। ऐड किए पास पेपर्स और मॉक डिस्कशन सेशंस। ये काम का एक्शन लेने के बाद ये चीजें ऐड ऑन की, टीचर से फीडबैक, स्टूडेंट को मॉक मॉक डिस्कशन, ये सारी चीजें ऐड की। अल्टीमेटली आउटकम ये थी कि स्टूडेंट का पास रेट 60 से 80% हो गया। ये अगर आप गौर करें तो ये मैंने इसलिए एग्जांपल पिच की है। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक बड़ी डिटेल्ड केस स्टडी डिस्कस भी करूंगा, लेकिन इस वक्त ये एग्जांपल आपको देने का मकसद है कि यार आप खुद स्टूडेंट हैं और इस स्टेप से देखें कैसे डाटा कलेक्ट किया, कैसे डाटा को क्लीन किया, कैसे डाटा को एक्सप्लोर किया, कैसे डाटा मॉडलिंग की, कैसे इंटरप्रिटेशन और इंसाइट्स ली, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर मॉनिटरिंग। ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, आपके साथ डिस्कस कर ली। ले सर, अब मुझे बताइए सर कोई प्रॉब्लम।
क्या ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई तो यस लिख दीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे हाईलाइट करें। आज मैंने यही पढ़ाना था, कल मैं इसको मज़ीद डिटेल से इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल और दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको अगले एरिया पर ले जाऊंगा। अगर समझ आ गया अच्छे से तो प्लीज़ एक बार यस लिख दीजिए ताकि हम अपनी क्लास को क्लोज करें। जी सर जी। ईमान, अहमद, सबूर, उमर, अली, रिजवान, प्लीज़ अपना फीडबैक दें। ले सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।